हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं थ्योरेटिकल मॉडल्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो इसमें हम 4 थ्योरीज देखने वाले हैं: क्लासिकल थ्योरी, लिंडाल थ्योरी, वेजनर थ्योरी एंड पिकॉक-विजमैन हाइपोथेसिस। सबसे पहले हम क्लासिकल थ्योरी देखते हैं। तो पिगू के अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर इस तरीके से करना चाहिए कि बैटलशिप और पुअर रिलीफ में जो लास्ट रुपी हम स्पेंड कर रहे हैं उससे हमें सेम रियल रिटर्न मिलना चाहिए। डेल्टन के अकॉर्डिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर इस तरीके से करना चाहिए कि जो मार्जिनल सोशल एडवांटेज है एक्सपेंडिचर का वो बराबर होना चाहिए मार्जिनल सोशल डिसएडवांटेज ऑफ टैक्स कलेक्शन। और मार्शल के अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर इस तरीके से करना चाहिए कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी सेटिस्फाई हो। तो तीनों ही क्लासिकल थ्योरीज सजेस्ट करती हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी हर एक सोर्स ऑफ एक्सपेंडिचर से इक्वल होना चाहिए जिससे कि मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज हो सके। तो ये बेसिकली ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करती है, जो कि हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। अब हम देखते हैं लिंडास पब्लिक गुड प्रोविजनिंग थ्रू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो इसको वॉलेंट्री एक्सचेंज मॉडल भी कहा जाता है। तो इसकी शुरुआत की थी नटविक्सेल ने, जिनके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को जब भी कोई पब्लिक गुड प्रोवाइड कराना है तो उसके लिए गवर्नमेंट एक सेपरेट आइडेंटिफाइबल टैक्स बना ले और उस टैक्स का अमाउंट लोगों के बीच में इस तरीके से हो कि लोग सहमत हो जाएं उस टैक्स को देने के लिए। लेकिन ये किस तरीके से होगा ये नटविक्सेल ने नहीं बताया। तो इसको फिर आगे फर्दर एक्सटेंड किया रिक लिंडाल ने। तो लिंडाल के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट सबसे पहले डिसाइड करे कि उसको किस एक्टिविटी में एक्सपेंडिचर करना है, फिर गवर्नमेंट डिसाइड करे कि किस एक्टिविटी में कितना एक्सपेंडिचर करना है, और देन गवर्नमेंट डिसाइड करे कि वो जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने किया है वो इन द फॉर्म ऑफ टैक्स किस तरीके से कलेक्ट करना है लोगों से। अब इसको समझने के लिए हम 2 पर्सन कंसिडर करते हैं, पर्सन ए एंड पर्सन बी। पर्सन ए को जो पब्लिक गुड्स की क्वांटिटी मिलेंगी वो हमने नीचे वाली एक्सिस से रिप्रेजेंट किया, और पर्सन बी को जो पब्लिक गुड की क्वांटिटीज मिलेंगी वो हमने ऊपर वाली एक्सिस से जो है डिनोट की गई है। और ये ओ ओ डैश जो है ये बता रहा है कितना शेयर ऑफ टैक्स पर्सन ए पे करेगा और कितना शेयर ऑफ टैक्स पर्सन बी पे करेगा। तो ए कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है पर्सन ए का बेनिफिट कर्व और बी कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है पर्सन बी का बेनिफिट कर्व। तो एरिक लिंडाल की थ्योरी कहती है कि जहां पर ये दोनों बेनिफिट कर्व इंटरसेक्ट करेंगे उतनी क्वांटिटी पब्लिक गुड की प्रोवाइड करानी चाहिए, और जितना शेयर उसके अकॉर्डिंग आएगा उतना शेयर पर्सन ए और पर्सन बी मिलके पे करेंगे। तो जब ये कर्व इंटरसेक्ट करेंगे पी पॉइंट पर तो ओडी क्वांटिटी पर्सन ए को मिलेगी और ओडी क्वांटिटी पर्सन बी को मिलेगी, क्योंकि ये पब्लिक गुड है तो किसी एक का कंजम्पशन उसकी क्वांटिटी को रिड्यूस नहीं करेगा, तो दोनों ही लोगों को ओडी क्वांटिटी ऑफ पब्लिक गुड मिलेंगी। लेकिन पर्सन ए ओ के शेयर उसके कॉस्ट का पे करेगा, जबकि पर्सन बी ओ डैश के शेयर पे करेगा उसके कॉस्ट का। इस मॉडल की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि फ्री राइडर प्रॉब्लम देखने को मिलती है, लोगों को रिवील करना पड़ेगा अपने प्रेफरेंसेस को, जो कि मुश्किल है। और ये जो है कोई डिफरेंस नहीं रखती प्राइस और टैक्स में, ज़्यादा बर्डन पूवर्स पे रहेगा क्योंकि रिग्रेसिव वे ऑफ टैक्सेशन है ये। और ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसकी लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी है। अब हम देखते हैं वेजनर लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी। तो वेजनर से पहले क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये मानते थे कि जिस स्पीड से पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है उसी स्पीड से पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है। लेकिन वेजनर ने कहा कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर का इंक्रीजिंग रेट है वो ज़्यादा है पर कैपिटा इनकम के इंक्रीजिंग रेट से। और उसके उसके लिए रीजंस भी बताए वेजनर्स ने, जो कि थे कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर ट्रेडिशनल फंक्शंस पे हो रहा है वो ज़्यादा करना पड़ता है गवर्नमेंट को जब लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ती है। और जो नए फंक्शंस हैं जहाँ पर गवर्नमेंट पहले एक्सपेंडिचर नहीं कर रही थी वहाँ पर भी अब गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। और पब्लिक गुड और मैरिड गुड की ज़्यादा डिमांड होती है लोगों के द्वारा, जैसे उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ती है तो पब्लिक एक्सपेंडिचर इस वजह से ज़्यादा राइज होता है। और इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं, जैसे कि इसकी लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी है। तो वेजनर जो थे वो जर्मन इकोनॉमिस्ट थे और उन्होंने सिर्फ जर्मनी में ये ऑब्जर्व किया था और उसके बेसिस पे अपनी थ्योरी दी थी। ये नेग्लेक्ट करती है इम्पैक्ट ऑफ वॉर एक्सपेंडिचर को, और ये नॉर्मेटिव थ्योरी है जो कि ओपिनियन के बेस पे ही बनाई गई है। अब हम देखते हैं पिकॉक विजमैन हाइपोथेसिस। तो पिकॉक विजमैन हाइपोथेसिस कहती है कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ता है वो स्मूथ और कंटिन्यूस मैनर में नहीं बढ़ता, बल्कि एक जर्की मैनर में बढ़ता है, तो सडन जंप्स देखने को मिलते हैं। तो y1 और y2 अगर रियल पर कैपिटा इनकम है तो उस पर E2 पब्लिक एक्सपेंडिचर रहेगा, और सडनली y2 के बाद कोई भी शौक आएगा तो एकदम इकोनॉमी E3 पब्लिक एक्सपेंडिचर पे पहुंच जाएगी। इसके पीछे 3 रीजंस बताए थे पिकॉक विजमैन ने। तो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इंस्पेक्शन इफेक्ट और कंसंट्रेशन इफेक्ट है, जो कि इन जर्की और या फिर हम कहें कि सडन जंप्स के पीछे रिस्पॉन्सिबल है। तो अब हम इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होता है
कि जैसे ही कोई सोशल डिस्टर्बेंस आता है तो गवर्नमेंट को इंक्रीज करना पड़ता है पब्लिक एक्सपेंडिचर, और इंक्रीज्ड पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए अब गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी चाहिए, तो गवर्नमेंट को इंक्रीज करने पड़ते हैं टैक्सेस भी। तो इकोनॉमी जो कि पहले लो टैक्स और लो पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉइंट पे थी, वो अब चली जाती है हाई टैक्स एंड हाई पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉइंट पर, और इसी को डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि जो सोशल डिस्टर्बेंस के खत्म होने के बाद भी जो इकोनॉमी है वो वापस लो टैक्स पॉइंट पर नहीं आती। दूसरा रीजन है इसका इंस्पेक्शन इफेक्ट, कि जब गवर्नमेंट ने अपना रेवेन्यू एक बार इंक्रीज कर लिया तो अब वो फ्यूचर सोशल डिस्टर्बेंस को रोकने के लिए उसका इस्तेमाल करती है। तो इवेलुएट किए जाते हैं और फाइंड आउट किए जाते हैं ऐसी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन जो कि पहले कवर नहीं किए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा। और तीसरा कंसंट्रेशन इफेक्ट देखने को मिलता है, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्टिविटीज ज़्यादा फास्ट रेट से ग्रोथ करती हैं देन स्टेट गवर्नमेंट की एक्टिविटीज से। तो डिस्प्लेसमेंट और हायर लेवल ऑफ टैक्सेशन की वजह से कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी देखने को मिलता है। थैंक यू।